पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से निकलकर पंजाब में प्रवेश कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस बहुत उत्साहित है, विशेषकर हरियाणा में। ठीक है, उत्साहित तो कर्नाटका में भी है, उत्साहित तो मध्य प्रदेश में भी है। जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ कांग्रेस प्रयास कर रही है दोबारा से उठने का, उभरने का। अब देखो। तो भारत जोड़ो यात्रा का कितना आपको लगता है, क्योंकि आपका राजनीतिक तजुर्बा बहुत है, कितना का लाभ कांग्रेस को रहेगा? और राहुल गांधी क्या एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट जो करने की कोशिश की जा रही है मजबूत हो पाएंगे? देखिए, ये तीन तरह के सवाल हैं आपके। एक तो ये है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। दूसरी बात सबसे जो पर्टिनेंट है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी पुरानी होने की वजह से इसमें फैक्शन बहुत हैं, गुट बहुत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि अपनी अंदरूनी कलह को अगर वो खत्म कर देंगे तो इस यात्रा का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। राहुल गांधी कितने एक बड़े नेता साबित हो सकते हैं इससे? देखिए, राहुल गांधी ने, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि गुजरात का जो इलेक्शन था 2019 का, ना 2017 का, उससे लेकर आज तक जो एक परिभाषित किया जाता था उनको खास नाम से, वो नाम तो आहिस्ता आहिस्ता हटा है। हरियाणा कांग्रेस के धड़ेबाजी किसी से छुपी नहीं है। आपका भी कांग्रेस से पुराना नाता रहा है। अब भी जो सुरजेवाला हैं, शैलजा हैं या कैप्टन अजय यादव हैं, ये सारे गुट कहीं ना कहीं यात्रा के दौरान कई जगह पर, कुछ जगह पर इकट्ठे नजर आए। इकट्ठे तो इसलिए आए कि राहुल जी आ रहे थे वरना तो ये इकट्ठे होने वाले, अगर ये इकट्ठे होके चलते तो कांग्रेस सत्ता से भागते कैसे? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कांग्रेस की कि कांग्रेस जिसके हाथ में आ जाती है ना, वो ये समझता है कि ये मेरी बापौती है। और कांग्रेस जैसी पार्टी को कोई बापौती बना के चलेगा तो कांग्रेस का वोटर पीछे हट जाता है। और ये इसमें अगर आप ये कहो कि इन तथ्यों से हटके कोई बात हुई है, नहीं। आज भी मैं मानता हूं कि कांग्रेस को जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंप दी कांग्रेस, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर उसकी सोच बड़ी है तो हर आदमी को साथ लगा के चलेगा तो कुछ परिणाम आएंगे। और अगर अपनी छोटी सोच पे रखेगा कि मैं ही हूं कांग्रेस, मैं किसी दूसरे को कांग्रेस में छूने नहीं दूंगा, तो कांग्रेस का वही हाल होगा जो 2014 में हुआ या 2019 में हुआ। चौधरी साहब, जीटी रोड बेल्ट एक ऐसी बेल्ट है जिस पर सभी लोग, राजनीतिक दलों की नजर रहती है। अब कांग्रेस ने भी इस यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस पर विशेष फोकस रखा। ये कोई खास बात नहीं, रूट है ये तो। अब पानीपत से अंदर घुसेंगे तो इसी रूट से पंजाब जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि ये भले आदमी हैं इस रूट पे, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, इनको राजनीतिक लड़ाई लड़ने का अभी तजर्बा हुआ है जब किसान आंदोलन में इन्होंने बड़ी संख्या में भाग लिया, वरना राजनीतिक लड़ाई तो बीच का हरियाणा लड़ता है। कहीं ना कहीं इसका कारण राजनीतिक रूप से ये तो नहीं हो सकता कि जिस प्रकार से बीजेपी का गढ़ जीटी रोड बेल्ट पिछले 8-9 सालों से देखा जा रहा है, बनता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, इस वजह से? मैं नहीं मानता ना। तो ये कभी, ये मिथ तो है, मिथ्या है ये कि ये पहले जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो वो ये कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है। अब बीजेपी सत्ता में तो ये बीजेपी का सत्ता स्ट्रांग होल्ड। ऐसा नहीं है। यहाँ कांग्रेस भी हमने बहुत सीटों पे हारती देखी और अब बीजेपी भी बहुत सीटों पे आ रही है यहाँ। तो ये नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ का वोटर सभ्य तो है और देश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी उसकी अपनी एक सोच है। लेकिन जो हरियाणा के बीच में आप जाओगे वहाँ सोच दूसरी है। वहाँ क्षेत्रवाद भी कई बार हावी हो जाता है। तो इसलिए वहाँ के परिणामों में और यहाँ के परिणामों में फर्क तो हमेशा रहा। लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया, ये
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये इतना स्ट्रांग हो गया कि हर क्षेत्र की बात दूसरे क्षेत्र में लोगों को खूब समझ में भी आती है और लोग उसको देखते भी हैं कि अपने 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 हिसाब से। राहुल गांधी का जिस तरह से आरएसएस पर निशाना अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर, अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में अलग अलग अंदाज में रहा, उसको आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जिस अंदाज में उसको अपनी यात्रा कर रहा है उसमें जो रूलिंग पार्टी है और रूलिंग पार्टी पे ही प्रहार करेगा, ये तो सर्वविदित है, इसमें तो कोई नई बात नहीं। अगर कल कांग्रेस सत्ता में होती है तो हम भी कांग्रेस पे ही प्रहार करेंगे और किसी ना किसी तरीके से घेरने की कोशिश करेंगे। तो ये कोई खास, मैं ये तो उसका रेटोरिक तो है ही कि आरएसएस को निशाना बनाए या बीजेपी के बड़े नेताओं को बनाए, लेकिन देश में जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पे प्रहार करना राजनीतिक रूप से या किसी कोई संगठन पे। ठीक है, अब उनकी सोच है, उसमें हम तो क्या कह सकते हैं। चौधरी साहब, चौधरी बीरेंद्र सिंह एक ऐसा नाम है जो राजनीति का पर्यायवाची है। हरियाणा हो या उत्तर भारत हो, बहुत बड़ा नाम आपका राजनीति में है। तो आजकल राजनीतिक गतिविधियां क्या चल रही हैं? मैं वैसे तो देखो, आपको पता ही है कि मेरा बेटा जब से राजनीति में आया है, मैं वो नहीं कर रहा जो मैं पहले करता था, चुनावी राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन राजनीति को हरियाणा में समझाने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ कि भविष्य में हरियाणा के आदमी को किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए, कौन से ऐसे विषय हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका आज तक हल नहीं हुआ। और इसीलिए मैं 23 मार्च 2023 को जींद के अंदर एक कार्यक्रम कर रहे हैं हम, जो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, और उसके आयोजक भी वीरेंद्र सिंह के साथी होंगे। तो हम वहाँ जो समस्याएं, चाहे गरीबी है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, ये कितनी ऐसी चीजें हैं जो देश आजाद होने से पहले भी थी, आज भी हैं। इन समस्याओं के नए समाधान की जरूरत है। ये नहीं होगा जैसे हमेशा होता रहा कि अब की बार जी पेंशन 2500 है, अपना वोट दे दो, हम 5 कर देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते मैं 6 कर दूंगा। इन बातों से गरीबी नहीं मिट सकती, इन बातों से आर्थिक रूप से किसान वर्ग और कमेरा वर्ग एक ऐसी जगह नहीं पहुंच सकता जिसमें उसको भी एहसास हो कि इस देश की संपदा में, इस देश के रुपए पैसे में उसका भी कोई हिस्सा है। तो ये जो चीजें हैं, ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इन चीजों पे भी अनुसंधान करने की जरूरत है कि गरीबी को आमूल चूल तरीके से कैसे खत्म किया जाए, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए और बेरोजगारी को कैसे। आज हमारे हरियाणा में और खास तौर पे जिस इलाके से मैं आता हूँ, आज होड़ लगी हुई है कि अब बच्चे अपनी जमीन बेच के भी कहते हैं हमारे को विदेश जाने दो। ये कोई ये नहीं है कि विदेश का उनको चाव है ना, कि जमीन ही नहीं बची। किसी पे आधा किला है, किसी पे पौना किला है, किसी पे 1.5 किला है। अब क्या तो 1 किले में, 1 किला जमीन में आदमी खेती करेगा, क्या बचाएगा, क्या खाएगा। तो नए रास्ते ढूंढ रहे हैं आज के नौजवान पीढ़ी, उनको सही रास्ता दिखाने की भी उस रैली में हम घोषणाएं करेंगे कुछ। जिस प्रकार से युवा वर्ग आपने खुद जिक्र किया कि विदेशों की तरफ भाग रहा है, उसका एक अहम कारण ये भी माना जा रहा है कि सुरक्षित रोजगार जो है उसकी कमी है। सरकारी नौकरियों में पर बच्चों को बहुत ज़्यादा स्थान नहीं मिल पा रहा। देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपको याद हो 2014 में एक आंकड़े आए थे, कोई सर्वे हुआ था कि इस देश में 20 करोड़ युवा युवतियां जो खेती से जुड़े हुए परिवारों से संबंधित हैं, वो आज खेती में नहीं जाना चाहते। उनको लगता कि खेती तो घाटे का सौदा है। तो जब इस प्रकार की स्थिति आए और हरियाणा में आहिस्ता आहिस्ता जमीन छोटी हो गई
जो लोगों के जो हिस्से में है। तो इसलिए रोजगार की तलाश है, और रोजगार की तलाश, रोजगार अगर देश में नहीं मिलेगा तो बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि दूसरे देश में उनकी रोजगार की संभावनाएं अच्छी हैं, तो इसीलिए भाग रहे हैं। अगर खेती को हम लाभकारी बना दें, खेती में एक नई ग्रीन रेवोल्यूशन अलग चीज था, वो खेती थी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि खेती के माध्यम से अगर किसान को हम संपन्न बनाएं, बन सकता है वो, तो सारे देश की अर्थव्यवस्था में एक नया पड़ाव आएगा, नई सोच पैदा होगी। जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं कि देश की आज़ादी से पहले भी थे और आज भी यथावत हैं, कहीं पॉलिटिकली विल की कमी भी नजर आती है इसमें? पॉलिटिकल विल की तो नहीं मैं मानता। जो भी जिस पार्टी का भी राज रहा है देश में या अपने प्रदेश, उनका प्रयास तो रहा हमेशा कि हम अच्छा कुछ करें, गरीबी उन्मूलन में भी करें, हम रोजगार भी व्यवस्था करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट है, हुई है इम्प्रूवमेंट सब चीजों में, लेकिन इंक्रीमेंटल है। आज आज युवा वर्ग इसमें क्वांटम जंप चाहता है कि एक अच्छी छलांग लगाएं जिससे कि इस समस्या का निदान पूरे तौर पे और एक ऐसे स्तर पे हो जाए जिससे कि आगे हमारे को एहसास हो कि अब हमारे को बेरोजगारी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ये है मिशन 2024 सभी राजनीतिक दलों को नजर आ रहा है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी 2024 में ही है। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में कौन कौन से राजनीतिक दलों में प्रमुख मुकाबला रहेगा, किन मुद्दों पर रहेगा? देखिए, आज के दिन तो जो दल जिनकी हम बात करते हैं, लोगों ने अपना मन नहीं बनाया। हरियाणा का चुनाव जब भी होगा 4-6 महीने पहले लोग मन बनाएंगे। उस वक्त मैं आपको आंकड़े भी बता दूंगा, ये भी बता दूंगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको क्या मिलेगा। आज आज वोटर खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है, उसको खुद ही नहीं पता लग रहा मेरे को क्या करना क्या है। हरियाणा के एक राज्य मंत्री है संदीप सिंह, उनके मामले में चीफ मिनिस्टर के स्टैंड को कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, विपक्ष जो कह रहा है वो विपक्ष की बात है, और मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट का वो हिस्सा है, तो मुख्यमंत्री जी उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब तक सारे तथ्य सामने ना आए और तथ्यों पे ये लगे कि देयर इज ए केस, तो तब कोई बात किसी को हम कह सकते हैं कि आजकल आपने देखा नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, नई नई चीजें उभर के आई हैं क्राइम की दुनिया में। आपने सुना एक हनी ट्रैप, वो कितना, यानी कभी हम सोचते भी नहीं थे। इसी तरह आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो एक ऐसे स्फीयर में आ गया कि उसमें भी कई चीजें ऐसी आई हैं जिसमें हम सोच भी नहीं सकते। बैंकों में बड़े बड़े फ्रॉड होने लग गए, जबकि ये कह रहे कि डिजिटल दुनिया में कोई भी गड़बड़ करता होगा वो पकड़ा जाएगा। लेकिन बड़े बड़े बैंकों के उच्च अधिकारी, चेयरपर्सन, वो क्या कोचर मैडम और उनके घर वाला, वो दोनों अंदर। तो ये एक नई डेफिनेशन बनने लगी है क्राइम की। और क्राइम भी दो तरह के, एक क्राइम जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं वो ज्यादा होने लग गए, ज्यादा हेरा फेरी, ये वो। अभी आपकी लुधियाना की कोई खबर है कि सारा जो ये दवाइयों का जो स्कैंडल है उसका हेडक्वार्टर है वो। तो अब पुलिसिंग को भी बड़ा भारी परिवर्तन, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, तब सही तौर पे तथ्य सामने आएंगे, तब सही बात पे किसी को सजा मिले या कोई केस अदालत में जाए। ये नहीं है कि आप एब्रप्टली किसी को कहो कि भाई ये तथ्य हमारे को मिले नहीं लेकिन फिर भी हम चालान पेश कर रहे हैं। मैं तो वकील भी रहा हूं, मैं कई बार सोचता हूं इन बातों को।
चौधरी साहब, जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा, नई विधानसभा बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन गृह मंत्रालय केंद्र सरकार ने दी, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, कांग्रेस है वहां पर और दूसरे दल हैं, पंजाब के ज्यादातर नेता इसका विरोध कर रहे हैं कि हरियाणा की नई विधानसभा नहीं बननी चाहिए। देखिए, नंबर एक बात कि शाह कमीशन ने चंडीगढ़ हरियाणा को दिया, उसके बाद पंजाब ने दबाव डाल के यहाँ तक नौबत आ गई कि पंजाब मांग करता रहा कि हमारे को दो, लेकिन सेंटर ने चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना के दोनों की राजधानी यहाँ रख दिया। मैं शुरू से एक बात कहता हूँ कि हमारी राजधानी, हमारा हाई कोर्ट, और अब आपने जैसे विधानसभा की बात की, हमारी विधानसभा और संस्कृति और जो हमारी सभ्यता है और हैं, इनका कहीं भी अगर उत्कृष्ट नमूना देखना है तो तभी संभव है जब आपका अपना, आप किराए की राजधानी में रहोगे तो कहाँ आपकी संस्कृति बढ़ेगी, पनपेगी। मैं ये कहता हूँ कि केंद्र सरकार देगी, आप देखना चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन हरियाणा की नई विधानसभा बनाने के लिए केंद्र सरकार देगी, और मैं उसके कारण भी जानता हूँ, और ये जरूरी भी है कि हरियाणा की अपनी विधानसभा हो। हमने तो देखा अब दिल्ली में जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, 800 एमपीओ की, 1300 एमपीओ की जगह बना रहे हैं वो, दोनों हाउस के 1300 एमपी, और उनके सबके अलग अलग दफ्तर के साथ साथ उनका स्टाफ। तो ये सारी सुविधाएं अगर हो हरियाणा में असेंबली में, तो यहाँ डिबेट का स्तर भी अच्छा होगा, लोगों के भाव भी अच्छे होंगे, लोग अपनी तैयारी करके आएंगे और देखने वालों को भी पता लगेगा कि ये है, जरूरी है। और पंजाब अगर इसका विरोध करता तो गलत है। धन्यवाद। तो ये हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, राजनीति में बड़ा नाम और राजनीति के अंदर पूरी कमान और पकड़, पुराना अनुभव। शाह कमीशन का जो इन्होंने जिक्र किया, आमतौर पर हरियाणा के पॉलिटिशियन जिनसे हमारी चर्चा होती है वो जिक्र नहीं करते। शाह कमीशन ने चंडीगढ़ हरियाणा को राजधानी के लिए दिया और यहाँ पर 10 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए और ये मिलकर रहेगी, ऐसा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं। इसके अलावा राजनीति से, चुनावी राजनीति जो है उससे भले ही ये दूर हों, लेकिन राजनीतिक कार्यों से ये दूर नहीं है, जो इनकी बातचीत से बिल्कुल झलकता है और निकल कर आया है। जहाँ तक बात है, जिस प्रकार से संदीप सिंह वाला जी कराया और मामले आए, हनी ट्रैप जैसे कई मामले, ऐसे सांकेतिक रूप से इन्होंने कहा कि हर चीज़ पर अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि जो अपराध है उसका भी दृष्टिकोण बदल रहा है, उसमें भी पुलिसिंग में भी सुधार होना चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।